अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। कोरोना वायरस के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान करते हुए मुतअद्दिद शोबों को 9 मई से खोलने का फैसला किया है। अब इस फैसले के मुताबिक तामीराती शोबे के दूसरे फेज को खोलने की इजाज़त दी गई। आज छोटी मार्केटों, मोहल्लों और देही इलाकों की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई। दुकानें सहरी के बाद शाम 5 बजे तक खोलने के हवाले से फैसला किया गया है। फिर यह भी कि हफ्ते में 2 रोज अशियाए ज़रूरियात के सिवा तमाम कारोबार और मार्केटें बंद रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अस्पतालों की मखसूस और निशानदेही शुदा OPDs खोलने का फैसला आज किया गया है। ताहम इन्हीं फैसलों में एक फैसला ये भी है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को साबिका नताइज की बुनियाद पर अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन माजी के नताइज पर मुस्तकबिल का फैसला जिसने वालिदैन और तलबा दोनों को ही परेशान कर दिया है। कितना दुरुस्त है ये फैसला, हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र में ये उनसे जान लेंगे। आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक ही दिन में नैब की जानिब से जारी होने वाली दो प्रेस रिलीज, क्या नैब को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि उनका मौक़िफ़ मीडिया में दुरुस्त अंदाज में बयान नहीं किया जाता, और अगर वाकई ऐसा है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे IMF का पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और मुश्किल टास्क। ये टास्क क्या है, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ सवाल की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिन अल्फाज में आवाम को तनबीह की है और एक तरह से जिम्मेदारी उन पर आयद की है कि किस तरह से ये लॉकडाउन खुलने तो जा रहा है, लेकिन आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या है, सुनिए जरा। लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं हम। अब ये आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं आप समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आवाम से एक तरह से अपील ही की है कि वो एहतियात करें और ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि किस तरह से उन्होंने अपना ख्याल रखना है, और अगर उन्होंने एहतियात नहीं बरती तो आगे जाकर लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, और ये जो उन्हें नरमी बरती गई है लॉकडाउन में उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब आवाम ख्याल खुद रखेंगे? आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करें, बताएगा आप समझते हैं ये आवाम अपना ख्याल खुद रखेगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जब भी उनका एक मीडिया के सामने अपीयरेंस होता था तो उन्होंने उस लॉकडाउन के हवाले से अपनी तरजीहात भी बताएं, ये भी बताया कि क्या परेशानी का शिकार वो खुद हैं, और उसकी बड़ी वजह ये कि उनको दुख है बकौल उनके अवाम का, मजदूरों का, और वो जो दिहाड़ीदार खुसूसी तौर पे काम करने वाले हैं। तो एक तरह से मतलब मुतवक्को फैसला था, और उस पर आप देख रही थी कि बहुत ज़्यादा हमारी राय आम्मा जो थी बड़ी तकसीम हुई थी। कम अज़ कम मीडिया की हद तक वज़ीर-ए-आज़म साहब पर बहुत तनकीद हो रही थी, बाद इस पर खिलाफ की जमातें वो बहुत तनकीद कर रही थी कि गालिबन इसका सही वक्त नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो जिस तरह का माशी प्रेशर पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया पे पड़ा है, तो उसमें मतलब इस किस्म का फैसला जो था इस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि एक तरह का जुआ भी आप कह सकते हैं कि खेला गया है कि अवाम पर उन्होंने, जिस तरह से खुद आपने कहा कि जी अवाम पे जिम्मेदारी अब है, और यकीनन किसी भी आज़ाद माशरे में एक ऐसा माशरा जो कि जरा सा उसमें शऊर हो, तो उसमें सिर्फ हुकूमत काम नहीं करी होती, लोग अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी किस्म के SOP को नाफिज करने के लिए हर घर पर, हर दुकान पर, हर गली में एक पुलिस वाला तैनात हो और हर आदमी को रोक रहा हो। तो बहुत सारी काम जो है हमें अपने इज्तिमाई शऊर से और अपने इनफरादी शऊर के तहत करने की जरूरत होती है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बात ये है कि जो हमारे यहाँ कोशिश होनी चाहिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपील की है, और न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि जितने माहिरीन कह रहे हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि एहतियात से जो है जीना है अपना, लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, हम मतलब जिस्मानी जो है कुर्बतें दोबारा से उसी तरह कायम करने लगे जो एक ज़माने में हुआ करती थी कोरोना से पहले। वो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि हमारे यहाँ में कम से कम कराची की, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कराची में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलते हैं, पता नहीं कि वो फौरन खोलते हैं, कुछ दिनों के बाद खोलते हैं, तो एक तो हमारे यहाँ कराची में कोई मास ट्रांजिट सिस्टम है नहीं। हमारे कोई ऑर्गेनाइज, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का 2 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है।
तो जो टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे लोग छतों में सवार होकर मिनी बस की सफर करते हैं, वहां पर कैसे आप जो है इस चीज को यकीनी बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका जवाब मेरे ख्याल में जब तफसीलात आएंगी, देखिए हुकूमत ने सोचा है इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसी तरह हमारे यहाँ मतलब बड़े गुंजान आबादी की बस्तियां हैं जो कि निचले मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक है, तो वहां पर भी बड़ा मुश्किल काम है कि लोगों के एक आम हालात में आपको मुश्किल ही लग रहा है कि अवाम जो है वो अपना ख्याल खुद से रख, लेकिन ये जिम्मेदारी इंफरादी हस्त में जरूर आयद होती है। आखिरी में जुमला कहूंगा कि परपेचुअल यानी कि मुस्तकिल लॉकडाउन मुमकिन नहीं था, खोलना तो पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, हम जरा हौसला मंदी से जिए और जरा होशियारी से, और जो एक कहते हैं ना कि एक दूसरे को शऊर और आगाही देते हुए हम कोशिश करें कि मुश्किल वक्त गुजर जाए। जी ठीक है। एनबीसी और कामरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एनबीसी आपकी तरफ आऊंगी। आज नहीं तो कल, जैसे कि अमीर साहब ने कहा कि लॉकडाउन तो खुलना था ही, लेकिन एक भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है अवाम पर भी। अवाम अपना ख्याल खुद रखेंगे? हमने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन मुस्तकिल रहेगा, हमने कभी माशाल्लाह का भी नहीं कहा कि मुस्तकिल रहेगा। तो लॉकडाउन भी ख़त्म होना है, ये मूजी मर्ज भी ख़त्म होना है, इन्फ्लुएंजा भी ख़त्म हुआ, फ्लू भी ख़त्म हुआ, सबके टीके निकल आए। अब तो बचपन में आपको तो लगे होंगे, मिर्ज़ा को भी लगे थे, मुझे पता है, मुझे भी लगे थे, तो उसके निशान अभी तक है। तो ये मायूसी की बात बिल्कुल नहीं थी। एक मेरा ख़्याल है हिकमत अमली का इख्तलाफ है, अब वो अब भी है। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर, आज जुमला बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आमिर ज़िया ने, मैंने इस्तेमाल किया जुमला जिस्मानी फासले रखे जाएं। आज आमिर ज़िया ने कहा जिस्मानी कुर्बतें ना रखी जाएं। कमाल है, कमाल की बात है। ये इतना रोमांटिक जुमला है आमिर ज़िया कि बस वाह वाह, पूरा मूजी मर्ज ख़त्म हो गया। तो अब मैं इस कर था कि डॉक्टर अनवर मसूद हमारे बड़े अच्छे शायर हैं पंजाबी के, उर्दू के भी बहुत ज़्यादा शायर, बनियान वाले। उनकी नज़र में नुस्खा अगर वो पढ़ें आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे। पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी नज़र में मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा कि अगर ये दवा हो तो इसका ये इलाज कर लो, और इस दवा इस गोली का जो असर हो तो वो ख़त्म करने के लिए ये गोली ले लो। तो सब वो कुछ ऐसी था, और आखिर में कहते हैं कि रात को मिक्सचर भी पी लेना। तो सब कुछ यही था, हुआ कुछ नहीं है। पहली जो टिकट चला है हर जगह वो गलत चला है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 8 तारीख सब पीर से हफ्ते से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम लॉकडाउन ख़त्म करने जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता और मुख्तलिफ मराइल में। इस पूरे जुमले को जब तोड़ा गया तो सनसनी फैल गई पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, और फिर उसी पर भी पर होने लगे। लेकिन जब मालूम हुआ क्या हुआ तो सब वापस आया आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ। अब जो नेगेटिव लिस्ट आई है, आप अगर उसका मुताला कर लें एक बार, तो वो वही है जो 9 मई की है। 9 मई को जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी नहीं जाना। बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े मेगा मॉल्स, थिएटर, सिनेमा हाउसेस, बड़ी मार्केटें, दफातर, जिस 9 मई को जो दफ्तर बंद हुआ था वो पीर को बंद रहेगा, वो अब भी बंद रहेगा। तो वो जो बात है, असल बात क्या है, कंस्ट्रक्शन के जो शोबा है उसको पूरा खोला गया है। और ज़ाहिर है वो एक लॉजिकल बात है कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, आपको वेल्डर भी चाहिए, आपको कारपेंटर मिस्त्री भी चाहिए, जो मैंने पिछली बार भी कहा था। तो इस बार वो उन्होंने अमल कर दिया है और मोहल्ले की दुकानें खोलने का ऐलान किया है आज उन्होंने, कि जो मोहल्ले की ग्रॉसरी की दुकानें 8-10 होती हैं वो खोल लें आप। अब ये डिपेंड करता है तमाम सूबों पर। अच्छा एनबीसी, मुझे एक पॉइंट यहाँ पर जरा ऐड कर लेने दीजिए, आवाम की रहनुमाई के लिए भी, उनकी आगाही के लिए भी, कपड़े की दुकानें खोलने का भी कहा गया है। आपको पता है कि ईद करीब है और लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर उसका रुझान जो है आवाम का छोटी छोटी मार्केट्स की तरफ होगा जिन्हें खोलने का फैसला किया गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि आवाम ऐसे में ख्याल रखेंगे फिर अपना? अवाम तो बहुत बाशऊर हैं, कभी ख्याल नहीं रखते। अवाम तो कर्फ्यू तोड़ देते हैं, अवाम तो हर पाबंदी को तोड़ देते हैं। वो तो वाबस्ता नहीं रखी जा सकती। बहुत से वाक़यात हैं, नहीं ना पहले थी ना अब है। वो अब बल्कि ज़्यादा बाहर आएंगे, वो अब ज़्यादा बाहर आएंगे, ज़्यादा जोश से बाहर आएंगे वो। कामरान, क्या होगा पब्लिक का रिस्पॉन्स? करेंगे अपना खुद से ख्याल?
आपके सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हमारे यहाँ लोग कोरोना वायरस को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि जाहिर है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद तो नहीं है, और खास करके इस्लामाबाद में जाहिर है कि यहाँ पर हम शायद मुसाफा नहीं करते, मास्क भी पहन रहे हैं, थोड़ी एहतियात कर रहे हैं। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकलें, रूरल एरियाज में जाएं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बल्कि मैं गुज़श्ता कई दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वे भी कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ, दुकान पे गया या अपने रिश्तेदारों में या जानने वालों में, एक सवाल मैं जरूर उनसे पूछता हूँ या वो मुझसे पूछते हैं कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है। तो आपको 90% लोगों का ये जवाब है कि ये कोरोना वायरस ये सिर्फ एक धोखा है, ये एक ड्रामा है, ये एक साजिश है। अगर 90% या अक्सरियत के लोगों की ये राय हो कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, तो फिर एहतियात का है कि एहतियात आप कहां से करेंगे। तो ये तो भूल ही जाएं कि लोग एहतियात करेंगे, बल्कि एहतियात पहले से हो ही नहीं रही। रूरल एरियाज में चले जाएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से चले जाएं, वही मार्केटें, वही चीजें ऑलरेडी ओपन हैं। एक छोटी सी एग्जांपल इवन इस्लामाबाद की मैं देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी है अगले कुछ दिनों में। उन्होंने मुझे बताया कि फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, कपड़े, सब कुछ लॉकडाउन के अंदर उन्होंने सब कुछ, कहते जी अवेलेबल था, सब कुछ उन्होंने खरीदा। ट्रिक्स सिर्फ ये था कि वो जाते हैं वहां पर और दुकानदार वहां पे मौजूद है शटर डाउन करके, और आपको ऐसा से बताता आपको चीज चाहिए तो आप वहां से खरीद लें। दूसरा सवाल कि ये जो गवर्नमेंट ने आज ऐलान किया है, खास करके जो छोटी मार्केटें हैं, मोहल्ले की मार्केटें हैं या इस तरह की, उनको खोलने का, इसके अंदर भी मुझे कंफ्यूजन नजर आती है। मसलन हम न्यूज का, मेरा ऑफिस भी वहीं पे पारा में आपका ऑफिस है। बज़ाहिर ये एक छोटी मार्केट है, G6, G7 के इलाके को केटर करती है। सवाल ये है कि क्या इस मार्केट को भी खोला जाएगा? अगर इस मार्केट को खोला जाएगा, आपको पता है कितनी बड़ी मार्केट है, इसी तरह से और बहुत सी ऐसी मार्केटें हैं। तो इसलिए एक क्लैरिटी आना जरूरी है कि ये छोटी मार्केटों का क्या मतलब है। इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अवाम खुद से कोई एहतियात बरतेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी अवाम इसको थ्रेट समझती ही नहीं है। इब्राहिम, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अवाम ने इसे संजीदा नहीं लिया है। आज अपना खुद से ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, हम ये करेंगे अपना? देखें, हमारी क़यादत एक ही फ़िक्रे में लॉकडाउन के पहले ऐसे हमें फ़वाइद गिनवाती है कि हम अश कर उठते हैं कि अच्छा लॉकडाउन के ये फ़ायदे हैं। वो हमें बताते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने लॉकडाउन किया, फ़लाँ मुल्क ने लॉकडाउन किया और वहाँ देखें उसका इतना फ़ायदा हुआ। फिर साथ ये भी बताते हैं कि हमने भी बर वक्त लॉकडाउन किया और उससे हमारा जो कोरोना जो है उसका फैलाव काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। फिर उसी सांस में और उसी फ़िक्रे में हमें लॉकडाउन के ऐसे खौफनाक और भयानक किस्म के असरात बताते हैं कि हम दिल थाम कर बैठ जाते हैं कि यार ये तो बड़ा खौफनाक हो जाएगा और कोरोना वायरस से ज़्यादा तबाही जो है वो हमारी मईशत की हो जाएगी और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जिस तरह हमारी क़यादत कन्फ्यूज़ है, उसी तरह हमारी जो आवाम है वो भी कन्फ्यूज़ है। दूसरी बात कि जो हम दूसरे मुल्कों के लॉकडाउन के साथ अपने लॉकडाउन को कंपेयर करते हैं कि वहाँ भी लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, तो उन्होंने जो पहले 6 हफ्ते लॉकडाउन किया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया था, और हमने जो लॉकडाउन किया था उस पर हमने सिर्फ 4 दिन अमल दरामद करवाया और 4 दिन के बाद वो अमली तौर पर लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था। आज तो वैसे उसका एक बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है, लेकिन असल में तो वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जैसे कह रहे हैं कि जी वो कोई लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं जारी रह सकता, तो जिन मुल्कों ने इसमें नरमी की है उनके यहाँ वाज़े तौर पर स्पेन में, इटली में, फ्रांस में वाज़े तौर पर कोरोना का कर्व जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो कोरोना का कर्व है वो तो हमें नज़र आ रहा है कि अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमने ये जो लॉकडाउन को ढीला किया था, नरम किया था, उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। दूसरा, अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें असद उमर साहब ने भी बताया था और साथ जो आपके NDMA के चेयरमैन उन्होंने भी बताया था कि अप्रैल के एंड में हम 25 से 30 हज़ार टेस्ट पर डे करेंगे। हम अभी भी, हमारी कैपेसिटी 10,000 टेस्ट पर डे क्यों है? क्या ये इसकी वजह यह है कि हमें ये खौफ है कि अगर हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ये फिगर जो ज़्यादा नज़र आएगा और फिर ये तासुर फैलेगा कि ये कोरोना को ज़्यादा फैल गया है और शायद कहीं इससे कोई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल ना उठे। इससे ज़्यादा तो अहम ये है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की हुकूमतों के लिए चैलेंज है। हमारी हुकूमत के पास तो वसाइल कम है, अगर ये हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा भी फैला हुआ है तो इसके ऊपर हम कोई हुकूमत को तो बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर है वो तो सामने लेके आए। KP में अब टेस्ट हो रहे हैं टोटल 1500 से 2000। KP की पाकिस्तान का ही एक सूबा है ना,
आप अगर पंजाब में टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो वहां भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां टेस्टिंग किट्स भेजने में क्या ऐसा मसला है। लेकिन शायद तासुर ये बन रहा है कि वहां भी जानबूझकर कुछ ज्यादा हम अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी इस खौफ से नहीं बढ़ा रहे कि शायद कुछ ज्यादा केसेस नजर ना आ जाएं। लेकिन मतलब आप कहने कि अवाम कंफ्यूज भी है और अवाम जो है वो इसको मतलब ख्याल नहीं करेगी, टेक केयर नहीं करेगी। मूविंग फॉरवर्ड अब अगर उन्होंने ऐलान कर ही दिया है तो ये जो अमल दरामद है इसके ऊपर चैलेंज, इसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि सीडीए जो है वो पूरे इस्लामाबाद में उनकी एक ट्रालर नुमा गाड़ी गश्त करती है और वो जो छाबड़ियों वाले जिन्होंने तजावजात की होती है उनको उठा के वो ले जाते हैं। शहरी इंतजामिया के सिर्फ दो एहलकार एक 20 इस्लामाबाद की बड़ी मार्केटों में आप तैनात कर दें जो रैंडम सिर्फ चेकिंग करें, 8 घंटे मुसलसल ना करें, और जो दुकानदार इन SOPs पर अमल नहीं कर रहे उनके चालान किए जाएं। आप चलें 100% उस पर अमल दरामद नहीं करा सकेंगे, 30-35% भी करा लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, मॉनिटरिंग भी बढ़ानी होगी सारे अमल में। ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ अवाम पे नहीं, हुकूमत पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। बिल्कुल भी अवाम पे इसका सारा बोझ नहीं डाल देना चाहिए। रज़ा साहब, अवाम रखेंगे अपना ख्याल इस सारे अमल में? आज नरम किया गया दूसरे मरहले में पाकिस्तान में लॉकडाउन को। जी देखिए, ये सवाल हम कई बार इस पर बहस हो चुकी है कि अवाम क्या करेंगे, अवाम कैसे करेंगे। देखिए, अवाम वही करेंगे ना जो उनको, जिसके बारे में उनको बताया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, खतरे की निशानदही की जाएगी। मगर ये तो एटीट्यूड जो है ही लाइट है इस पूरी वबा के बारे में, और शुरू से ही इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो कॉन्ट्रडिक्शन है, और एक ही बात को जो है एक हुकूमत का एक जो हिस्सा है वो कुछ कहता है, दूसरा हिस्सा कुछ और कहता है। तो एक मरबूत किस्म की इसके ऊपर पॉलिसी नहीं है। अवाम उसी वक्त फॉलो करेंगे जब कोई गाइडलाइंस के, जब उनको उसके बारे में पूरी तरह शऊर और इदराक होगा और किसी तरह की इन्फोर्समेंट भी होगी। जैसे अभी कहा गया कि जो मुख्तलिफ स्टेट मशीनरी के हिस्से हैं वो इसके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन ये करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा जब कारोबार खुल जाएंगे और रफ्ता रफ्ता आपकी ट्रैफिक और जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है अगर वो भी खुली रहेगी तो फिर कहाँ का कौन आप कैसे एहतियात कर सकते हैं। अब मसला ये है कि लॉकडाउन जो है वो भी आप मुस्तकिल नहीं रख सकते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है इससे पहले कि आप उसको खोलें बतदरीज। और सबसे जो अहम इस वक्त मसला है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो तो मास्क की होनी चाहिए कि अगर लॉकडाउन में को खोल दिया जा रहा है मुख्तलिफ शोबों के लिए, तो फिर इतनी तादाद में मास्क मुहैया होने चाहिए मार्केट में भी, और बल्कि हुकूमत को खुद डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि लोग उनका इस्तेमाल करें और हतुल वसा इससे वबा से दूर रहें। और दूसरी बात है टेस्टिंग की, जो भी पहले भी कहा जा रहा था कि मैस टेस्टिंग तो शायद अभी हो ही नहीं रही, लेकिन टेस्टों की जब तक तादाद आप नहीं बढ़ाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है और क्या तदाबीर करनी है। शायद उसमें जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि ताकि ज़्यादा नंबर ना लगे और हुकूमत के ऊपर सवालात ना उठें, या कैपेबिलिटी नहीं है, या वसाइल को उस तरफ डायरेक्ट ही नहीं किया गया। तो ये सारे मामलात हैं जो कि ये फैसला थोड़ा सा उजलत में लिया गया लगता है, और इसके ऊपर जो है नजर सानी की जरूरत है। ठीक है, लिया गया फैसला आपके नजदीक उजलत में है और इस पे नजर सानी करना होगी। एक और सवाल है इस पे नजर सानी के हम बारे में सोच रहे जरूर भी आता है अगले सेकंड में, लेकिन GNBC वेरी शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा रज़ा रूमी साहब से। ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि इसमें रेलवे शामिल नहीं है, इसमें PIA शामिल नहीं है, इसमें पब्लिक ट्रैफिक शामिल नहीं है। जो शामिल होने जा रहा था वो आखिरी वक्त में ड्रॉप हुआ है, तो इसका मतलब है फ़ैसला बहुत सोच समझ के हुआ है और बहुत सी चीज़ें ड्रॉप की गई हैं। यहाँ पे कुछ तजवीज़ भी सामने आई है कि आगाही और शऊर अवाम में बहुत ज़्यादा बेदार करना होगा अगर हमें इस तरह से मरहलावार लॉकडाउन को खोलना है। साथ ही साथ अवाम को फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल बढ़ाना है, हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने हैं, और टेस्टिंग कैपेसिटी इसी दौरान ये में हमें बढ़ाना होगी हुकूमती सतह पर। अगली तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं फैसले के हवाले से जो कि आज के इजलास के बाद मंजर-ए-आम पर आया। शफकत महमूद साहब ने तालीम के शोबे के हवाले से जो गुफ्तगू की है, उसके बाद वालदैन में और बच्चों में, तलबा में एक अलग सी हलचल, एक परेशानी की कैफियत देखी गई है। जरा वो फैसला क्या था वो सुनिए, फिर चलते हैं उस सवाल की तरफ।
तालीमी इदारे हैं 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। जी, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे और जो पिछले साल बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे जो नताइज उसकी बेस पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तालिब इल्मों की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर उनके मुस्तकबिल का फैसला। अब ये फैसला दुरुस्त है एनबीसी, लगता है आपको ये फैसला दुरुस्त है जो आज किया गया है पिछले साल की कारकर्दगी पर मुस्तकबिल का फैसला? हाँ, मेरा ख्याल है फैसला दुरुस्त है। मुझे इसमें पहले भी तवक्को थी कि ये होना चाहिए, क्योंकि कैम्ब्रिज ऑलरेडी ये फैसला कर चुका था कि जो उसका ए लेवल और ओ लेवल के एग्ज़ाम हैं वो इस साल नहीं होंगे, बल्कि पिछले साल की जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। ये दूसरा ये कि 15 जुलाई तक बंद रखना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि समर वेकेशन आ रही थी। अब हम समर वेकेशन आप देते या नहीं देते इस पर एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता। लेकिन मुझे ज़्यादा तशवीश जो है वो प्राइवेट स्कूल मालकान से, प्राइवेट इदारों के मालकान से, जिन्होंने आज ललकारा है लाहौर में काशिम मिर्ज़ा साहब ने कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मतलब लगता ही है कोई ऊपर से ताकत आ रही है जो वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों को मुस्तरद करना चाह रही है। इन लोगों से देखा जाए, समझा जाए, बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। ये फ़ैसला होना चाहिए था। सिंध की हुकूमत अपनी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगी। सईद गनी साहब कहते हैं कि हम इम्तहानात कब कराएं। मेरा ख़्याल है वो भी इसको कबूल कर लेंगे, उन्हें कबूल करना चाहिए। अगर वो कबूल नहीं करेंगे तो उनकी गलती होगी। और ऐसे फ़ैसले जो हैं वो मौसम को भी देखकर किए जाते हैं, हालात को भी, पैंडेमिक को भी, इसके फैलाव को भी। तो ये पहला फ़ैसला है जो फैलाव को देखकर किया गया है कि कब तक इसका फैलाव हो सकता है। अच्छा, चलिए, मुझे यहाँ पर खैर 2 पॉइंट्स है कि ए लेवल्स और जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनका IQ लेवल, उनकी जनरल नॉलेज या उनके सोचने और समझने की सलाहियत बड़ी मुख्तलिफ होती है एनबीसी। और दूसरा ये कि सिंध के इम्तिहानात वैसे ही हर साल एक क्वेश्चन मार्क होते हैं। कामरान, ये जो फैसला हुआ है दुरुस्त है बच्चों के हवाले से, ये तलबा के हवाले से? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी एग्जाम, खास करके जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं 9 से लेके 12 तक, उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, इसको मुलतवी किया जा सकता था। और जब आप कोई ऐसे SOPs बना के जब भी थोड़े से हालात बेहतर होते तो इनके आप एग्जाम्स ले सकते थे। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप पिछले साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप प्रमोट करेंगे, खास करके मैं एग्जांपल देता हूं आपके कि जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसके बाद आप मेडिकल के शोबे को ज्वाइन करते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं या किसी और शोबे में जाते हैं, तो आपको मेरिट के लिए आपको पता है कि नंबर्स चाहिए होते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अगर आप 11th में या 11वीं में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि जब नेक्स्ट या 12वीं के इम्तिहानात होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा मेहनत करके, ताकि जो पिछले साल कसर रह गई थी उसको पूरी करके, ताकि किसी भी शोबे में आगे जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको पता है कि कंपटीशन हमारे यहाँ बहुत टफ है, यूनिवर्सिटीज कम है और मेरिट जो है बहुत टफ होता है। तो इसके लिए, इस लिहाज से मेरे ख्याल में उन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि ये भी मुमकिन है ना कि पिछले साल हो सकता है कि कोई स्टूडेंट किसी वजह से, हो सकता है बीमार हो, किसी वजह से वो ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर सका हो, तो उसके पास एक मौका है कि इस साल जब एग्जाम दे तो अपनी पिछले साल की कारकर्दगी को बेहतर बना ले। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जल्दबाजी की है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी टाइम काफी था, 1-2 महीने वो और इंतजार कर सकते थे। और उसके बाद अगर देखते कि वाकई ही सूरत हाल ऐसी है कि इम्तिहान लेना मुमकिन नहीं है, तो फिर उसका कोई वे आउट निकालते। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जल्दबाजी की है, शायद इसका बैकलैश भी आएगा, खास करके वो स्टूडेंट्स जो बड़े टची होते हैं एक नंबर के लिए, तो वो शायद इसको अच्छा नहीं लेंगे इस फैसले को। इब्राहिम, वाकई एक ऐसा फैसला है जिससे कुछ बच्चे तो बहुत खुश दिखाई दिए, लेकिन कुछ बहुत ही परेशान दिखाई दिए।
अच्छा, मुझे तो वैसे ज़्यादातर बच्चे इस पे खुश ही दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हमने ट्रेंड्स देखे हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, उन्होंने तो बड़ा अप्रिशिएट किया। बल्कि शफकत महमूद साहब को जितना आज टॉप पे वो ट्रेंड कर रहे थे, इतना हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले हमने खैर उनका कोई कारनामा भी नहीं देखा कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा खबरों में रहें या सोशल मीडिया पर रहें। तो बहरहाल अब ये गैर मामूली सूरत हाल है, और गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं। हमने देखा है कि दुनिया के कई और ममालिक में भी उन्होंने यही मैकेनिज़्म बनाया है कि पिछले जो सेशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन इसमें ये इतना आसान नहीं होगा, इनको ये भी देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो पिछले सेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके या फेल हो गए, तो क्या सिर्फ इसकी बुनियाद पर उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस पर उनका अगला एक पूरा साल या एक पूरा एकेडमिक ईयर ज़ाया करना मुनासिब होगा? तो इस सिलसिले में एक ज़रूर जो है वो मैकेनिज़्म उनको बनाना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट जो सर नासिर बेग चुगताई साहब ने स्कूल्स एसोसिएशन का कहा था, तो एक तो उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया, एक पॉइंट ये भी है कि देखें इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। आप इनके फीस स्ट्रक्चर देखें, वो इतना बिल्कुल इस किस्म का फीस स्ट्रक्चर है कि आम आदमी तो किसी मुनासिब, यानी मैं कोई अच्छे स्कूल की बात नहीं कर रहा, मुनासिब से स्कूल में भी उसके लिए अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना और उसकी फ़ी पे करना बड़ा मुश्किल है जी। और अभी जो है, अभी इनके यूटिलिटी बिल्स और इनके मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं और वो जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे तो ख़त्म हो गए हैं, ज़ाहिर स्कूल्स नहीं चल रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये सिर्फ ये 20% जो इसके ऊपर वो कट लगा है, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो इनके ऊपर ये फैसला इन्फोर्स करे या अदालत से फैसला ले, और ये जो है दोबारा इसके ऊपर इसको रिकंसिडर किया जाए। ये 50% जी, ये 50% तक जाना चाहिए। दूसरा जाहिर है कि एक तजवीज़ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी है कि जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, और या जो बच्चे पिछली सेशन की परफॉर्मेंस पे प्रमोट नहीं हो सकते, तो जब ये वबा ख़त्म हो तो उस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको रीअसेस किया जाए 3 महीने से 4 महीने के बाद, और फिर उसकी बुनियाद पर हतमी फैसला किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो गिवन सिचुएशन है, वैसे तो आपने मसाजिद भी खोल दी, बाजार भी खोल दिए, ये भी आप कर सकते थे, लेकिन चलें एक जगह तो है जहाँ आपने थोड़ी एहतियात की है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बाकी फैसले तो उनसे मुझे कोई ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि ये फैसला गिवन सिचुएशन में बेहतर है, मुनासिब है। अच्छा, गिवन सिचुएशन में बेहतर है। आमिर जिया साहब, ये फैसला दुरुस्त है या फिर नजरसानी होनी चाहिए? वो भी एक डुएबल हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। ये बात है कि जो सब पूरे दुनिया में तालीमी इदारों की सूरत हाल है, वहाँ पर भी मैं आप देखें कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स में भी क्या हो रहा है कि वो पुराने जो उनकी साल भर की कारकर्दगी उसकी बुनियाद पर या तो उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उसके बुनियाद पर नंबर ले लें, या फिर अगले सेमेस्टर के अंदर है आप अपीयर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में मिला जुला उसी तरह का स्टेप लिया है। उसमें बिल्कुल वो वाला आंसर नहीं है कि जो बच्चे कहें कि जी आप हमारे पिछले अगर उनकी कारकर्दगी खराब है, वो कहें जी हम 4 महीने के बाद जो है दोबारा अपीयर होना चाहते हैं, 6 महीने के बाद अपीयर होना चाहते हैं। वो भी मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि उसकी भी गुंजाइश रखें, ताकि जो बच्चे होते हैं ना कि साल के आखिर में जोर लगाते हैं और बाकी कहते हैं पूरा साल मजे कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन हो कि वो आखिरी 2-4 ओवरों में छक्के वक्के मार के पास कर लें। तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन में समझता हूँ कि सिमत इसकी दुरुस्त है कि इन्होंने एक तो ज़ाहिर की तालीमी इदारे मजीद बंद रखने का ऐलान किया, ये एक मस्बत एक खुशाइन बात है। और उसके साथ साथ ये कि जी इनको जो है पुरानी का उसके ऊपर रिजल्ट्स के ऊपर अगर प्रमोट कर देते हैं तो ठीक है, और वो बच्चे जो नहीं पास हो सकते उनके पास गुंजाइश हो कि वो इम्तिहान दे लें 2-4-6 महीने के बाद जब कोई सूरत हाल बेहतर होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि फैसला दुरुस्त है, लेकिन फिर भी एक दफा इस पर गौर फिक्र किया जा सकता है कि ये आगे मजीद बेहतर हो सकता है। यानी रज़ा रूमी साहब, मैं सिर्फ अर्ज करूं कि जो बच्चे फर्ज करें कि वो चाहें कि नहीं हमें पुरानी कारकर्दगी पे ना हमें हमारा दोबारा रिपेयर हो चाहिए। मेरे ख्याल में ये ए लेवल्स के बच्चों को भी मिला है, ओ लेवल्स के भी बच्चों को मिला है, तो जो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पे उसके इम्तिहान दे रहे हैं, सिंध बोर्ड का या पंजाब बोर्ड का, उनको भी मिलना चाहिए। जी रज़ा रूमी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा और मुनासिब फैसला है। उसकी वजह यह है कि बच्चों को और तालिब इल्म जो हैं उनको इस बेयकीनी की सूरत हाल में बिल्कुल भी मजीद टेंशन और स्ट्रेस का शिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं खुद यहाँ
बाहर पढ़ाता हूँ इस वक्त, और यहाँ अमेरिका में भी इसी तरह की पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्कूल वगैरह जो है अक्सर स्टेट्स में बंद हैं और उनको ऑप्शन दी जा रही है बच्चों को पास फेल करने की, और उनको ग्रेडिंग और इस तरह की जो मामलात है उससे उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस पूरी बेयकीनी का जो असर होता है वो बच्चों की सेहत और उनकी दिमागी सेहत पर होता है। तो ये तो करना ही था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और ये अच्छा फैसला, इसकी तारीफ करनी चाहिए। मगर साथ में ये जो स्कूलों की बात अभी की गई, ये भी एक सोचने की बात है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं और उनके वालिदैन जो हैं वो वही फ़ीस अदा कर रहे हैं, और अभी गर्मियों की छुट्टियों में भी पहले ये झगड़ा चलता रहा, कोर्ट में भी मामला गया, तो इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे कि वालिदैन जो हैं उनको मज़ीद प्रेशर ना हो। हम सब के इल्म में है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर उनके पास वसाइल नहीं भी होते तो वो अपनी दीगर खर्चे कम करके बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आजकल जो बेरोज़गारी का आलम है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनका ज़रिया माश जो है वो तंग हो गया है, तो उस सूरत हाल में भी इस गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे स्कूल के मालिकान के साथ, शायद मेरे ख्याल से स्कूलों के लिए भी कोई पैकेज का सोचना पड़ेगा कि उनको इस अरसे के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि आखिर स्कूलों की भी मजबूरियां होती हैं, उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना होता है, उन्होंने अपनी सैलरीज देनी होती हैं और वो फीस से आती हैं, जाहिर बात है। तो ये पूरा एक सिस्टम, ठीक है, मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि सिस्टमैटिकली अगर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा सूरत नजर ये बेहतर फैसला, लेकिन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, सूरत हाल बेहतर होने के बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि जरा उनके साथ कॉपरेट करे, उन्हें दूसरा मौका प्रोवाइड करे। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 14 बरादरान के खिलाफ केसेस से मुतालिक वजाहत कर दी है और नैब की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चेयरमैन नैब ने 14 बरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। नैब ने इस हवाले से 2 प्रेस रिलीज आज जारी की और उन दोनों को मीडिया को कयास आराइयों से गुरेज करने का मशवरा दिया है। एक प्रेस रिलीज जो जारी हुई उसमें कहा गया कि कयास आराइयों से गुरेज करें और नैब से मुतालिक किसी भी खबर को नशर और अशात से पहले तर्जुमान नैब से नैब का कानून के मौक़िफ़ जरूर मालूम कर ले। ये आज ऑब्जेक्शन जो है वो उठाई गई है नैब की तरफ से। लेकिन जो नैब की प्रेस रिलीज हमने देखी मीडिया पर, तनकीद उसमें की गई, क्या मीडिया नैब पर बेजा तनकीद करता है? कामरान, हम अक्सर औकात नैब केसेस के हवाले से बात कर रहे होते हैं और नैब के सिस्टम पर बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं सामने। वाकई मीडिया नैब पर बेजा तनकीद करता है और जो आज ऑब्जेक्शन सामने आई वो ठीक है नैब की? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रेस रिलीज, एक नहीं बल्कि 2 प्रेस रिलीजेस नैब ने इशू की हैं। इन प्रेस रिलीजेस से एक चीज तो जाहिर होती है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है नैब का, क्योंकि ये पहला मौका तो नहीं है कि मीडिया इस तरह की खबरें किसी भी अगर सियासी शख्सियत के खिलाफ कोई केसेस बनने की स्टेज में है या कोई तहकीकात हो रही है तो मीडिया खबरें दे रहा है। जब अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ, वो नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, उनके हवाले से खुद नैब खबरें जराए के जरिए लीक करता है कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आज तक तो हमने नहीं देखा कि नैब ने वजाहत की हो, बताया हो कि जी ऐसा कुछ नहीं है, या मीडिया पर इल्जाम लगाया हो कि मीडिया क्या साराइयां कर रहा है। तो इस मौके पर वो क्योंकि चौधरी बिरादरान ने ये धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ ये केसेस खोले गए और उन्होंने अदालत से रुजू भी किया है तो ये ऐन मुमकिन है कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। इसलिए क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो ये नैब को वजाहत इशू करनी पड़ी। इससे एक ब्रॉडर इशू जो हाईलाइट होता है, देखिए दुनिया भर में इस तरह की जो एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन बड़ा कम रहता है। अब नैब के कवानीन में तरमीम की भी बात हो रही है, तो आई एम श्योर कि इस पे भी एक तरमीम होनी चाहिए कि नैब को बिला वजह, खास करके जब किसी भी के खिलाफ वो तहकीकात का आगाज करें, तो उनका नाम पहले ही मंजर आम पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी प्रेस रिलीज के जरिए, ना किसी डिलिबरेट लीक के जरिए। अगर आप यूके में स्कॉटलैंड यार्ड की एग्जांपल दें तो वहां पर हाई प्रोफाइल केसेस, इवन अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केसेस चलते रहे। आज तक आपने देखा होगा कि वो जो प्रेस रिलीज 2-4 लाइनों की उनकी तरफ से आती थी, उसमें वो नाम नहीं देते थे। तो हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल में नैब को चाहिए कि एक तो मीडिया के साथ इस तरह की हर रोज वो 2-3 प्रेस रिलीजेस जो इशू करते हैं उसको छोड़े। जो उनका बुनियादी काम है, तहकीकात करें, अदालत में लेकर के जाएं और अदालत से जो भी चीजें सामने है वहां से रिपोर्टिंग हो। अदरवाइज बिला वजह उनको इस तरह
प्रेस रिलीजेस इशू करना और वजाहतें इशू करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक मिजाज बन गया है, वो हुकूमत हो, वो हमारे उलमाए कराम हो या अब नैब हो, जब अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठते हैं तो इल्ज़ाम आप मीडिया पे दे देते हैं। इब्राहिम, मीडिया पर उठने वाले सवालात ने मतलब नैब को परेशान कर दिया है, नैब दिल पर ले गए मामला। देखें, नैब आज का हो या कल का हो, हमने तो जो नैब ने हम पर सहीफ़ा नाजिल किया, हमने वो सहीफ़ा एज इट इज़ चला दिया। हमें नैब ने एक दफ़ा बताया था कि 460 अरब रुपए जो हैं वो डॉक्टर आसिम खा गए। हमने तो बड़े, वो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, मीडिया की लैंग्वेज में फटे मारना, हमने बड़े वो फटे शटे चला दिए खबरें कि 460 अरब रुपए वो डॉक्टर आसिम खा गए। हमें बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अरबों रुपए लूटे। हमने चलाए, हमने फ्लैश किए, प्रोग्राम किए, खबरें चलाई, हेडलाइंस बनी। फिर शहबाज शरीफ के बारे में बताया, हमने वो भी चलाया। हमें अपोजिशन रहनुमाओं के बारे में बताया कि ये अरबों खरबों रुपए खा गए, हमने उन सब के बारे में चलाया। हमें हुकूमती रहनुमाओं के बारे में नहीं बताया तो हमने नहीं चलाया। मिसाल के तौर पर परवेज़ खटक के ऊपर केस था, हमें नैब ने उसके ऊपर अपडेट नहीं किया, हमने नहीं चलाया। इसी तरह अलीम खान की जो बेल थी उसको नैब ने दोबारा चैलेंज नहीं किया, उस ज़मानत को, तो हमने नहीं चलाया। नैब कहता है हम फेस नहीं केस देखते हैं, हम उसको हेडलाइन में शामिल करते हैं। और नैब जो है वो हमसे क्या तवक्को करता है कि मीडिया जो है उनकी कैसे खिदमत करे। अब जो दूसरे, एक तो सियासी केसेस हैं, सियासी केसेस के अलावा जहां नैब ने रिकवरीज की हैं, मिसाल के तौर पर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ से उन्होंने कौमी ख़जाने में पैसे जमा कराए हैं, उनको हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया और बड़े उसके ऊपर तज्जिए भी हुए और हेडलाइंस में भी शामिल हुआ। तो इसके अलावा जो है वो मीडिया मज़ीद क्या कर सकता है नैब के साथ? तो हम तो जो हमें नैब एक तो प्रेस रिलीज़ की शक्ल में आता है, दूसरा ये जो आपके सोर्सेज होते हैं जिनको ज़राए कहते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ज़राए से ख़बरें जो हैं, बड़े बड़े आलमी जराइद, अखबारात और चैनल्स में ज़राए से ख़बरें दी जाती हैं। और ज़ाहिर है कि जो ख़बर फाइल करता है इस किस्म की, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेता है, उसकी ओनरशिप लेता है। लेकिन बाद में इस किस्म की प्रेस रिलीज़ें जारी करके को मीडिया को दबाना, वो मीडिया जो हर वक्त आपका इकबाल बुलंद करता रहता है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो कोई ये इतनी मुनासिब बात नहीं है। तो पहले ये भी देख लें साथ कि ये जब आला अदालतों में नैब के बनाए हुए रेफरेंसेस जाते हैं और जो हमारे जज साहिबान वहाँ इनको मुस्तरद करते हैं या नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं, तो वो जो जज साहिबान है वहाँ कोई अखबारात और चैनल्स के एडिटर नहीं बैठे हुए, तो वो जज साहिबान रद्द करते ना, वो तो हम नहीं रद्द करते। तो वो फिर हम वो जो अदालत के रिमार्क्स हैं वो तो हमें चलाने पड़ते हैं, तो हम तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में चलाते हैं। तो इसलिए ये जो अब पहले बात की कामरान साहब ने कि जिसका कहीं वो कहते हैं कि चलो यार ये मीडिया है, तो ये एक आसान टारगेट है, इसके ऊपर जो है आप अपना प्रेशर डाल दो। जी ठीक है। एनबीसी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, पुराने थिंकर्स के जो थ्योरीज थी वही मुस्तरद कर दी हैं। मसलन रूसो ने कहा था कि इंसान आसान आज़ाद पैदा हुआ है, इन्होंने कहा नहीं, प्यास आज़ाद पैदा नहीं हुआ, हम जब चाहें पकड़ लें उसको, हम जब चाहें गिरफ्तार कर लें, मुकदमा हो या ना हो, और मुकदमा भले 50 साल पुराना हो कर। मुझे तो डर ये है कि ये 47 का कोई मुकदमा लेकर ना आ जाएं निकाल के किसी के ख़िलाफ़। बहरहाल बात क्या है, बात ये कि ये गुस्से में आ गए हैं, ये इनको उम्मीद नहीं थी कि परवेज़ दिलाई ये वाला कार्ड खेलेंगे और बहुत तगड़ा कार्ड खेलेंगे वो, और उस बार उनको गुस्सा आया है और गुस्से में आके आगे पीछे की 2 प्रेस रिलीज जारी की हैं। पहली प्रेस रिलीज तो बिल्कुल ऐਵੇਂ ही है, क्योंकि मामला अदालत के अंदर है, अदालत में जाएं, वहाँ जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर दें कि साहब हम इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने ये रीओपन नहीं किया, लेकिन हकीकत तो ये रीओपन किया गया है। दूसरी बात ये कि जाके अपनी वजाहत पेश करें कि इन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बल्कि मुकदमा कर दें कि हम पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, एकतरफ़ा हैं, बेबुनियाद हैं। हम पर ये इल्ज़ाम कि हम एकतरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं ये भी गलत है, हम सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ये इतना ही कह दें, यकीन दिला दिया जाए कोर्ट को, वो भी यकीन नहीं दिलाएंगे। नैब का मसला ये है। लेकिन आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, दोनों प्रेस रिलीज़ के अंदर इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग मैंने बहुत कम देखी है, और मैं नैब के चेयरमैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा आदमी मुकर्रर किया है अपनी प्रेस रिलीज़ लिखने के लिए जिसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। रज़ा रोमी साहब, मुहर्रर की राइटिंग अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा नहीं लगा एनबीसी को। भाई दबे आप बताइए, मीडिया नैब पर बेजा तनकीद करता है? ये मामला इतना संगीन और संजीदा ना होता तो ये जो नैब की पूरी फिल्म है
ये एक ग्रेट फिल्म की तरह लोगों के सामने चल रही होती कि जिस तरह से इन्होंने इब्राहिम ने आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर आसिम का, इस तरह के लातादाद और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे नैब की बातें ना सिर्फ गलत साबित हुई हैं बल्कि अदालतों ने भी उसको रद्द किया है। सवाल ये है कि नैब की जो इदारा है वो बजाय इसके कि जो तनकीद हो रही है, देखिए मीडिया जो है वो अवाम की बहुत हद तक नुमाइंदगी करता है और जो ज़बान खल्क जो है उसको पेश करता है। अब अगर नैब के ऊपर तनकीद हो रही तो नैब को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह अगर वो थोड़ी सी ये एग्जामिनेशन कर लेंगे या इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे तो उनको इस तमाम जो बातें हैं इनका जवाब मिल जाएगा। बाकी नैब ने अभी तक और खुसूसन पिछले 4-5 साल में नैब का रोल इंतहाई काबिल इतराज भी रहा है और उसको अदालतों ने भी बैक नहीं किया और अब तो अवाम में भी उसकी कड़ाई खुल गई है और ये पूरा एहतसाब का जो ड्रामा है ये बेसिकली अब ये पिट चुका है और ये इस हद तक पिट चुका है कि वो लोग जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और जो पूरे पिछले 4-5 साल में साथ देते रहे हैं नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसके खिलाफ अब जा रही है। सियासी पार्टियाँ जो हैं वो नैब के कानून को बदलने के लिए कोशा हैं और मीडिया जो है वो सब अवाम के सामने पेश करे तो आखिर कोई मसला तो है ना, जिसको गौर करना चाहिए कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इदारे की वो बहुत नीचे गिर चुकी है और अब वो कोई सही काम भी करेंगे तो लोग उसके ऊपर शक करेंगे। अब वाकया ये है और उसकी वजह ये है कि ये ना सिर्फ नैब ने एक तरफा एहतसाब किया है, मतलब एक पार्टी है, पहले तो एक जमाने में पीपीपी जो थी वो ज़ेर अताब होती थी और अब जो है पीएमएल पिछले 4 साल से एक पार्टी हर बंदे को टारगेट किया गया है, कोई ऐसा उसका ठीक है। मतलब गुज़िश्ता या मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जितने भी चलने वाले केसेस हैं उस पर नैब ने अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर अवाम उसको कहे तो मीडिया उसके बारे में बात करे तो उसको भी बर्दाश्त करना होगा। आमिर ज़िया साहब, यहाँ पे तो बड़ा अच्छी बात कामरान यूसुफ साहब ने भी और खुदा आपका भला करे इब्राहिम राजा ने भी कि इशू ये हमारे साथ कि हम जो है या नैब जो है वो हमेशा ये करता है कि जी नीम पुख्ता केसेस को आके मीडिया में दे देता है। तो पहली बात तो ये कि अगर जो है ठीक है नैब को जो शिकायत है अपनी जगह, लेकिन नैब के ऊपर भी है या हर इदारे पे जिम्मेदारी है जो भी इस तरह की तहकीकात करते हैं, FIA हो, पुलिस हो, के ये जो मीडिया ट्रायल है उससे गुरेज होना चाहिए। और हमारे यहाँ ये फिर जो पूरी खाई बन जाती है उसके बाद पता चलता है कि कुछ अर्से बाद वो केस ही गायब हो जाता है मंदिर से, वो आदमी जो है बेगुनाह साबित हो जाता है। लेकिन फिर इस चीज का क्या इलाज होगा कि उसको पूरी दुनिया के सामने आपने जो है एक मुजरिम साबित कर दिया, उसका एक हौला चेहरा बनाकर पेश कर दिया। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा उसके अंदर एक और बात हमें सोचनी चाहिए कि सिर्फ मैं ये बात नहीं करूंगा कि मीडिया जो है वो नैब के साथ क्या करता है। ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया का जो एक किरदार है वो ओवरवेलमिंग मैं कहूंगा कि सनसनीखेजी पर मबनी है। और चाहे हम नैब को कवर करते हैं किसी भी इशू को, या चाहे वो सेहत का इशू हो, चाहे पुलिसिंग का हो, चाहे वो सियासत हो, तो हमारा जो अंदाज होता है वो जरा सा नहीं बल्कि काफी हद तक जो है सेंसेशनल होता है। और ये शिकायत आपको दुनिया भर में मिलेगी। जाहिर है कि जो जिस तरह का समाज होगा और जितना तरक्की याफ्ता होगा उसके हिसाब से उनका प्रेस भी बिहेव कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ जो है ये शिकायत जो है लोगों को, सिर्फ नैब को नहीं बहुत सारों को है कि जी हमारा अंदाज जो है बहुत सेंसेशनल है और हम बहुत ज्यादा जो है मतलब है मुबालगा आराई से भी काम लेते हैं, बाज़ औक़ात आधे सच को लेकर दौड़ पड़ते हैं, बाज़ औक़ात हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। तो हमें अपने ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस भी हो और हम हक़ाइक़ से डील कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ ये ना हो कि किसी ने हमें अगर एक प्रेस रिलीज जैसे भी इब्राहिम राजा ने बड़ी अच्छी तरह समझाया। मतलब क्या यहाँ पर आप नैब के मौक़िफ़ को एंडोर्स कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब? मैं कर रहा हूँ, मैं दोनों रुख पेश कर रहा हूँ कि नैब की तरफ से ये जो मैंने शुरू में कहा था ये मीडिया की मजम्मत कर रहे हैं होना चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जनाब हम लोग जैसे इब्राहिम राजा भी कह रहे थे कि जी प्रेस रिलीज आई और हमने बगैर तहसील बगैर किए पूरे मीडिया के किरदार हम दौड़ पड़े उसके पीछे कि जी आमिर ज़िया के खिलाफ कोई बात आई तो हमने लगा दी हर तरह की खबर, ये दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जाने बगैर। तो ये हमारे चले फिर भी पलड़ा भारी है। आमिर ज़िया साहब, नैब की मजम्मत यहाँ पे की है हमारे 4 तज्ज़ियाकारों ने। शेख रशीद ने भी इतराज कर दिया। फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से हमारी जो रैंकिंग आई है ये अभी 3 दिन पहले, वो भी हमें जरा देखना चाहिए कि हमें कहाँ पे हमें रखा गया। 4 दर्जे और नीचे हो गए हम लोग।
और उस पर शेख साहब ने ठीक है, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। मैं फौरी तौर पर अगले सवाल की तरफ आऊंगी कि आइंदा बजट में टैक्स वसूलियों के लिए 34% का टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को IMF की जानिब से। अब क्या पाकिस्तान ये हदफ पूरा कर सकेगा? इस पे बड़ा मुख्तसर सा मुझे आपसे जवाब चाहिए क्योंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है। रज़र उम्मी साहब, आपसे आगाज करूं। सबसे पहले बताइएगा, 800 अरब रुपए का हदफ दिया जा रहा है आने वाले बजट में। जी, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक टारगेट है और किसी तरह में भी पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो -1 से 2 अशारिया पर गिर रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि IMF जो है वो वहाँ पे कौन से ऐसे लोग बैठे हैं कि जो एक ऐसी मईशत जो मनफी उसकी ग्रोथ है उसके ऊपर वो टैक्सेस से ये तवक्को कर रहे हैं। अगर तो वो कहे ना वेल्थ टैक्स लगाएं सरमायादारों पर, और जो लोग हैं बड़े बड़े टाइकून्स पर, तो बात बनती है, लेकिन ये तो आम आवाम को मजीद जो है वो उसका खून चूसने वाली बात है। आमिर साहब, वेरी क्विकली। जाहिर है कि देखिए, जब भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है उस वक्त जो है इजाफी टैक्सेशन किसी भी सतह पर जो होता है बड़ा मनफी होता है। तो IMF को मेरे ख्याल में ये हमेशा टेस्ट बैलून छोड़े जाते हैं बजट मेकिंग से पहले, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स भी इस बात को तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी पत्थर है। देख के चूम के छोड़ देंगे इसको उठाया नहीं जा सकता। क्योंकि आप इस साल का देखें कि हम लोग कितना रेवेन्यू टारगेट को अचीव करने में पीछे रह गए। अगर कोरोना ना भी होता तब भी हम मिस करते, तो भी हम उसको अचीव ना कर पाते। बीमार हो गए इस चक्कर में, इतना ज्यादा दबाव में आए, ठीक है। तो अगर आप इसको मजीद एक कॉन्ट्रैक्ट होती, मतलब कोरोना मारे ना मारे, इंसान को ये टैक्स का बोझ मार देगा। मिर्ज़ा साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे NBC, वेरी क्विकली। देखिए जी, बात ये है कि ये पहले ही बहुत पीछे थे IMF के टारगेट से, कोरोना से पहले। मोहतरम कोरोना के आने से पहले बहुत पीछे थे और फ्लेवर की तरफ जा रहे थे। ये कोरोना ने इनकी इज्जत रख ली है और अब जो उनको टारगेट रखा है वो दिखाने का है। बिल्कुल सही है, भारी पत्थर है, अब कुछ भी भारी है, जो कुछ भी है वो चूम के छोड़ेंगे ये, और ये पूरा नहीं हो पाएगा। वाकई रियलिस्टिक है। इब्राहिम, देखें, ये कोई हमारी मईशत के लिए खौफनाक खबर नहीं है, हमारे आम लोगों के लिए खौफनाक खबर है। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने बताया था कि उन्होंने एक सर्वे करवाया और पिछले जो साल है उसमें 10 लाख लोग बेरोज़गार हुए। इस साल जो है उनकी जो कोरोना आने से पहले उनकी पेशगोई थी कि 20 लाख लोग बेरोज़गार होंगे। और टैक्सेस का बोझ हमें पता है कि पहले ही जब इकॉनमी हमारी जो है कोरोना से पहले भी डूब रही थी तो आम लोगों पे वो टैक्सेस का बोझ कितना बड़ा था। और अब अगर ये IMF इस सिचुएशन में जब कोरोना से हमारी इकॉनमी मजीद डूब गई है और आम लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना है, तो वो जो अगर IMF अगर ये टैक्स वसूलियों की तवक्को कर रहा है तो वो कहाँ से किसके ऊपर लगेंगे टैक्स? आम लोगों पर लगेंगे। तो इसका मतलब आम लोग तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ गरीब की भूख से परेशान हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं और IMF की तरफ से टैक्स का बोझ। कामरान, वेरी क्विकली। देखें, बड़ा सिंपल है। IMF की अपनी स्टेटमेंट में तजाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मनफी ग्रोथ करेगी और 5,500 अरब का जो ओरिजिनल टैक्स कलेक्शन का टारगेट था उसको कम करके उन्होंने 3900 अरब किया, और अगले साल के लिए वो तवक्को रख रहे हैं कि हम 5,100 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, जो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि ये कोरोना वायरस के जो मनफी असरात हैं ये महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक चलेंगे। तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक टारगेट है IMF की तरफ से। ठीक है, ये जो टारगेट दिया गया है किसी भी तौर पे पूरा नहीं किया जा सकता और ये वही भारी पत्थर है जिसे चूम कर रखा जाए, लेकिन इसका बोझ पाकिस्तानी मईशत या पाकिस्तानी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।